नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आज 24। नजर डालते हैं शहर की कुछ खास हलचल पर। इनका वार्षिक कार्यक्रम है और किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जानते हैं कि बच्चे अपनी प्रतिभा का तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन ना करें और प्रतियोगिता के फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा सीखना नहीं होता है। तो ये स्किल बेस्ड लर्निंग का हिस्सा है इनका ये वार्षिक कार्यक्रम है और ये बहुत सफल कार्यक्रम रहता है। पूरे प्रदेश से इसमें बच्चे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और इसका ये वार्षिक समारोह का अंत ये करते हैं पुरस्कार वितरण से। तो आज माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और एनआरआई ग्रुप पिछले 22 वर्षों से आंतरिक परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए उत्साह के क्षण लाए हैं, ऐसे क्षण भी लाए हैं जहाँ पर हमको गौरव दिया है इन्होंने और ये ग्रुप हमेशा बहुत अग्रणी ग्रुप है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मान के चलता हूँ कि जो एनआरआई ग्रुप ने पिछले 22 वर्षों में किया है और अन्य ग्रुप भी जो हमारे साथ जुड़े कर रहे हैं, ये एक ऐसी आप कहीं कार्य है जो कि जिसको की सराहना जिसको की जाए कम से कम। आप भी मानते हैं कि आज दुनिया में जो तकनीकी शिक्षा पहुंची है तो प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से पहुंची है। तो इस ग्रुप के लोगों के सहयोग को हम लोग कम करके नहीं आ पाते। इनका समाज में जो सहयोग है बहुत ही हमारे छात्र छात्राओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? छात्रों और छात्राओं के लिए मेरा यही कि अभी इन्फॉर्मेशन एज है और सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसका पूरा उपयोग करके वो किसी से अपने आप को कम ना समझे, वो अपना बेहतर से बेहतर देना की कोशिश करें, समाज के लिए कुछ करना चाहें और दूसरों के लिए कुछ ऐसा काम करें कि भारत जैसे देश में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा नौजवान है, अगर वो अपनी पूरी क्षमता और ताकत से भारत के विकास के लिए काम करेंगे तो भारत निश्चित तौर पर अग्रणी देश बन सकता है। सर, एनआरआई ग्रुप के लिए कोई संदेश? एनआरआई ग्रुप के लिए मेरा यही संदेश है, जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी ये ग्रुप आगे खड़ा रहा और हिम्मत से अपने फैकल्टी के सहयोग से छात्रों के लिए तकनीकी ज्ञान अर्जित करता रहा, वो लगातार सतत तौर पर आगे एक ये हमारे पिछले 20 साल से ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं नोवी जीओसी के 22वां एडिशन और इसके तहत हम पूरे बच्चों को ऑल ओवर मध्य प्रदेश के छात्र यहाँ पर आते हैं, अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखाते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है जहाँ पर बच्चों की प्रतिभा है उभर कर आते हैं। ये सबसे पहला टेक्निकल फेस्टिवल 2000 में कॉलेज में समय हमने पहला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया प्राइवेट कॉलेज और उसके बाद ये एक प्रथा बन गई और सभी कॉलेज सर कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर की तरह। सर, आज यहाँ पे मुहिम द्वारा सम्मान भी किया गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मुहिम द्वारा कोई सम्मान देना बच्चों के लिए उनके जीवन का एक गेम चेंजर हो जाता है और ये बच्चे कई जगह पर अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं। हमारे जैसे स्टूडेंट थे जिनका डिलॉयट जैसी कंपनी में प्लेसमेंट है, एक ऐसा छात्र है जो जिसके 3 स्टार प्लेसमेंट ऑफर है। इसी तरह हमने चयन किया यूनिवर्सिटी टॉपर स्टूडेंट। तो हमने हालांकि 16,000 छात्र हमारे इसमें से हमने गिने चुने 10 को ही समय का अभाव 10 स्टूडेंट को। सर, सफल आयोजन हुआ, किस तरह से आभार व्यक्त करें? मैं तो सभी का आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम की सफलता में सभी का योगदान है। कई स्टूडेंट कई दिनों से लगे हुए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर कई सारी चीजें बना रहे। एक छोटा सा मॉडल बनाने में उनको 10-15 दिन, आज जो आप सिर्फ 2 मिनट का था, ये 15 दिन या थोड़े बच्चे तो 1-1 महीने से। ये मैं आभार व्यक्त करूँगा के पेरेंट्स का जिन्होंने टाइम दिया है और यहाँ पर अपने मॉडल्स वगैरह लेकर आने में मदद किया। कई ऐसी चीजें तो बच्चों को जो स्टोरी आप ये 1 मिनट की स्टोरी है बट उसके पीछे कई दिनों से परिश्रम करने के लिए भी कोई लोग बाहर से आते हैं? हाँ, बहुत अभी और भी ये 3 दिन का इवेंट रहा है। पहले दिन विश्वास सारंग जी यहाँ पर आए, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और कई सारे डिग्निटरीज आए, आईजी कई सारे लोग आए थे। हर इवेंट का थैंक यू। मेरे भाई बिशप थॉमस बर्नार्ड के जगत के बारे में मेरे सुनिए। क्या घटना हुई थी बिशप थॉमस जी के साथ में? काफी चर्चा का विषय रही है बिशप थॉमस जी की डेथ। मेरे भाई के डेथ लोगों ने
उनके साथ जो काम किया था उन्होंने कि एक्सीडेंट है, लेकिन बाद में पता चला इसका डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुआ, सिलेंडर से उससे मारा गया है। जी कब हुई थी डेथ? भैया की डेथ हुई थी 14 दिसंबर 2018 में। 2018 में उनकी डेथ हुई। हाँ, ये कैसे पता चला कि उनकी डेथ नहीं है, हत्या है? उससे हमें कुछ पता, उससे हम ऐसे कंडीशन में नहीं था, दुख में थी, इसलिए उसका छानबीन तो किया ही नहीं हमने। उन्होंने ऐसे बोला था इनको तो एक्सीडेंट में हो गया, वो हार्ट अटैक से हुई है। बाद में पता चला पीएम का रिपोर्ट आया, जब हमें पता पड़ा तो 3-4 जगह पे चोट आया, उसमें हमें पता पड़ गया मेरे भाई को मारा गया। का नाम क्लारामा कॉन्स्टेंटाइन है और ये बिशप जी के ब्लड रिलेशन सगी बहन है। और जैसे कि जो आप लोगों ने सवाल किया कि ये कैसे हुआ और क्या है, इतना हमारे पास में इसके कोई साक्ष्य नहीं है, पर 14 दिसंबर की रात्रि 2018 को बिशप स्वामी को एक स्कूल में, पोहरी के पास में एक स्कूल है, वहाँ पे एनुअल फंक्शन में बुलाया गया और वो वहाँ पर एज ए गेस्ट गए, क्योंकि समाज के वो प्रमुख है ग्वालियर डायसिस के। और वहाँ से लौटते समय, रात्रि के समय में ये दुर्घटना हुई, जिसकी सूचना जो है हमें फ़ोन के द्वारा से दिया गया। और जब ये सूचना हमें दी, हम भोपाल में थे और हम यहाँ से ग्वालियर के लिए निकले और हमको ये बतलाया गया कि ये एक्सीडेंट में कार पलटने के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई। पर इससे संबंधित कुछ साक्ष्य है जो मैं आपके सम्मुख में बतलाना चाहता हूँ कि जैसा माता जी ने बतलाया कि एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या इसका कारण है। डॉली थेरेसा एक सामाजिक कार्यकर्ता है ग्वालियर डायसिस की, और उन्होंने ये स्वामी जी के इस केस को लेकर कोर्ट में वो गई और कोर्ट में जाने के दौरान में उनका काफ़ी विरोध भी हुआ, फिर भी कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करके सुनवाई करने के लिए बतलाया। और मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमें ये बतलाया गया था कि उनकी मृत्यु के बाद में उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जब डॉली जी ने यह याचिका को कोर्ट के समक्ष में लगाया, कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार कोर्ट ने उनको आदेश दिया और वहाँ से जो टीम थी डॉक्टर्स की और साथ में पुलिस प्रशासन और समाज के कुछ नेतागण और साथ में समाज के वरिष्ठ नागरिक लोग, जिस जगह पे उनकी कब्र थी उसको जेसीबी से खुदवाई करके निकलवाया गया और उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने इस तरीके से बतलाया कि उनके शरीर में 3 जगह चोट थे, जिसके कारण से ये उनको शक है कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो सकती। इसका दूसरा प्रमुख कारण है हमारे पास में कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये हत्या है। उनकी कार में एक ड्राइवर, एक फादर और एक डीकन सवार था और उसमें से मात्र स्वामी जी जो बिशप थॉमस कैंडलर थे उन्हीं की डेथ हुई, बाकी किसी को एक खरोच भी नहीं आई। और ओरल कास्ता करके जो गाड़ी, उस गाड़ी में वो सवार थे, काफ़ी हाईटेक गाड़ी होती है, और उसमें जब ये घटना को हमें बतलाया गया, हमने वहाँ पे भी इसका विरोध किया, पर हम दुख में थे, हमने उसको जांच के लिए नहीं भेजा, ना हमने कोई आपत्ति लिया। पर जब डॉली थेरेसा जी ने ये आवेदन लगाया, स्वीकार की गई, पोस्टमार्टम आया, पोस्टमार्टम में बतलाया गया कि ये कारण है जिसके कारण से ये हत्या नहीं हो सकती है, ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। उसके बाद में जो दूसरा साक्ष्य है कि जो पुलिस है, पुलिस ने जो बतलाया अपना, जब जज साहब ने उनको जांच के लिए भेजा तो पुलिस का ये बयान था, जज साहब की याचिका जो उन्होंने उनको निर्देश दिए कि आपको इस केस को देखना। तो पुलिस ने तत्पश्चात अपनी विवेचना जो प्रस्तुत करी, उनका ये कहना था कि इसमें परिवार की ओर से, समाज की तरफ से हमारे पास में कोई नहीं आया, ना हमें ये दुर्घटना की जानकारी है। और उसी के कुछ दिनों के बाद में पुलिस ने ड्राइवर के अगेंस्ट, जो कि जय जॉनसन है, उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करने के बाद में सुनवाई धीरे धीरे चल रही थी। बीते अभी 2 हफ्ते पहले ड्राइवर को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो पेशी में नहीं जा रहा था और उसके जेल वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट साहब ने बना दिया था। पर जो लोग इस हत्या में शामिल हैं उन लोगों ने इस व्यक्ति को जमानत उसी दिन, जिस दिन जेल साहब ने वारंट को बनाया, उसी दिन शाम को 40,000 के मुचलके पे उसको जो है जमानत दे दी गई। उसके बाद में तीसरा प्रमुख कारण ये है कि हमें वो कार जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो हमें नहीं दिखलाई गई, ना हमें बताया गया। आज भी वो कार कहाँ है हमें नहीं पता, क्या उसकी जांच हुई है
क्या पुलिस की जो जब्तीनामा जो केस फाइल है उसमें हमारे पास में ये रिपोर्ट नहीं है कि उस कार को जब्त किया गया या उसकी जांच की गई है या नहीं की गई। उसके बाद में जिस रीति से ये बतलाया गया, पुलिस ने उसके बाद में 2 गवाहों को प्रस्तुत किया जो कि पहले नहीं थे, और ये दोनों जो गवाह हैं स्वामी जी के जिस जगह एक्सीडेंट हो उससे 1 किलोमीटर पहले और एक आधा किलोमीटर पहले, और जो गवाहों की स्टेटमेंट है उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि हमारे सामने से कार तेजी से निकली और उसके बाद कुछ दूरी के पास जाने के बाद में कार पलट गई। पर जब हम उस जगह पर गए हमने देखा कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है, जिस जगह ढाबा है, उस जगह से वो जो दूरी है बहुत दूर है। और हम एक देश में रहते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि जो ज्ञान इंद्रियां हमारे पास में, अगर 1 किलोमीटर कोई दुर्घटना होगी या कार पलटेगी तो इतनी तेज आवाज़ नहीं आती है कि आधा किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति को पता चल जाए कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो ये भी हमारे लिए जांच का मतलब विषय है, जिसको भी हमने मुद्दा बना के उठाया है। उसके बाद में स्वामी जी के जो भी सामान था वो आज तक हमें नहीं दिया गया। जिस समय ये डेथ हुई थी उस समय भी हमने उनको बोला कि हम उनके बॉडी को उनके पैतृक गांव केरला ले जाना चाहते हैं ताकि वहां उनके वरिष्ठ नागरिकों, समाज और साथ में परिवार के साथ में उनका अंतिम विदाई दी जाए, पर हमारी वो मांग भी नहीं मानी गई। और उसके बाद में उनको ग्वालियर बिशप हाउस के जो ग्रेवयार्ड है वहीं पे उनको अंतिम विदाई वहां पे दी गई। सर हमारा जो इसमें जो हमारा प्रमुख आवेदन है, पहला ये है कि जो भी दोषी है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। हम न्याय को चाहते हैं क्योंकि हमें भारत के संविधान प्लस न्याय प्रणाली पर भरोसा है। पर जिस रीति से जो आरोपों और जो बातों को मैंने आपके सामने रखा, और इसमें जैसा आप जान पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि किस रीति से किसी की जमानत को मंजूरी दे दी गई, उससे हम कोई सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो न्यायालय का वो है, पर उसको उन्हीं लोगों ने जो है वहाँ पे बचा लिया। उसके बाद में हमने एक मांग को हमारी रखा था कि जो व्यक्ति गलती करता है उसको डायसिस या प्रीमिसिस में नहीं रखा जाता है, पर अभी वर्तमान तक जो है वो व्यक्ति जो ड्राइवर है और वो उसका परिवार अभी भी जो है समाज के जो संस्थान है हमारे उसमें वो कार्यरत है, जिसके ऊपर में हमने ऑब्जेक्शन लगाई कि आप उसको हटाइए, तो उनको नहीं हटाए। तो ये हमारी सर मांग है, और यदि ये हमारी मांग नहीं सुनी जाती है हम इसकी सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको हटाने का तो डायसिस के हक में ही है। जी हमने डायसिस के जो भी प्रमुख अभी वर्तमान बिशप हैं जॉर्ज थर्टिकल करके उनको, हमारे आज बिशप भोपाल जो हैं उनको, और जिस पॉलिटियन सेमिनरी से मामा हमारे बिशप बने थे उस पॉलिटियन सेमिनरी के नाम पे, और CBCI जो कि इंडिया का पूरा बिशप काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट को एक लेटर हमने लिखा था। 2 पत्र हम उनको भेज चुके, पर वहाँ से कोई भी हमें हमारे संतुष्टि के लिए कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि वो कार्रवाई करे, तो कोई भी जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ। अगला कदम क्या होगा अगर न्याय नहीं मिलता है? जैसे कि यदि न्याय नहीं मिलता है, हमारी पुरजोर कोशिश है कि वो हमारे परिवार के सदस्य थे, समाज में भी इसका विरोध है, हम न्याय को चाहते हैं और इसके लिए हम CBI का दरवाजा खटखटाएंगे और साथ में हाई कोर्ट में इस मसले को लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की हम तैयारी को कर रहे हैं कि जो साक्ष्य हैं वो बहुत ही भयानक है हमारे पास। धन्यवाद। परिचय आपका? मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर लवर्स मसीह है, बिशप मोहम्मद चंदन जी का नियुक्ति। क्रिश्चियन समाज पे लगातार हमले होते रहे और इस बार हमने देखा है कि कुछ ज़्यादा ही क्रिश्चियन समाज पे हमले हो रहे हैं। अभी जो क्रिसमस का समय निकला है इसमें हमने देखा जगह जगह जहाँ भी चर्चेस लगे हैं या फिर कोई कार्यक्रम हुआ उस पर अटैक किया गया है। यहाँ तक के सामूहिक रूप से भोजन तक करने पे लोगों ने उस पर हमले किए हैं और झूठी FIR कार्रवाई में, जिसमें हमारे पास्टरगण उनको थाने से प्रेशर डलवा करके दबाव में उन पर FIR करी। हम उन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं और साथ में हमारा ये भी कहना है सरकार से कि जो धर्म संशोधन बिल लाया गया था जिसमें अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सजा का प्रावधान है, हम सरकार के इस बिल का समर्थन करते हैं कि किसी भी धर्म में चाहे अवैध धर्मांतरण हो, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन इसमें एक मांग हमारी ये भी है कि यदि मान लीजिए कोई झूठी रिपोर्ट कराता है, झूठी कार्रवाई कराता है, तोड़फोड़ करता है, हमले करता है और यदि मामला झूठा पाया जाता है तो उस पर भी वही सजा का प्रावधान होना चाहिए
जो अवैध धर्मांतरण करने वाले पर होता है। अभी पिछले समय हमारे प्रदेश में कई जिलों में जो आक्रमण हुए हैं और जो FIR हुई और उसके बाद पासवानों को, प्रचारकों को और सामान्य जनों को भी जो जेल भेजा गया है और एट्रोसिटी एक्ट तक लगा कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग भी विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इस तरीके का अत्याचार बंद हो। आज कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज झाबुआ जिला है, अलीराजपुर जिला है, बैतूल जिला है, खंडवा जिला है, खरगोन जिला है, बड़वानी जिला है, सभी जिलों के बालाघाट है, सिवनी है, सभी लोग छोटे छोटे झुंड से आए। मैं नवीन के जिला भोपाल से। पिछले जो कई दिनों से आपने एक घटना देखी हुई गंजबासोदा में स्कूल शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर भी देखा होगा आपने, झूठा वीडियो वायरल हुआ था जहाँ बच्चे एग्जाम दे रहे थे। वहाँ भी असामाजिक तत्व अचानक पहुँचे और उन्हें तोड़फोड़ करी और काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाया। उन पर बहुत मामूली सी कार्रवाई हुई और आगे छूट गया था। हमारा यही कहना है कि भाई उन पर ऐसी कार्रवाई हुई इससे शिक्षा के मंदिर में जहाँ सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और ईसाई समाज हमेशा ही शांति प्रिय समाज है, पर हम संदेश भी यही दे रहे हैं कि शांति प्रिय हम लोग रहने वाले हैं कि हम लोग किसी तरह की हिंसा न हो, जो संवैधानिक दायित्व है उसको पूरा करा। यीशु मसीह की ईसाइयों पे अत्याचार बंद करो, ईसाइयों पे अत्याचार बंद करो, हमारे साथ सोतेला व्यवहार बंद करो, हमारे साथ न्याय करो। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली बार फिर एक बड़ी खबर को लेकर।